Hello, my name is Amit and I'm doing MBBS from JLMC and now I'm MBBS student of first year. Okay. As we see the last class of breathing and exchange of gases, we saw respiratory organs and human respiratory system and mechanism of breathing. We will start today. Okay. Now, if anyone wants a revision, then comment below. Okay, now let's start with the mechanism of breathing, which is the part of breathing and exchange of gases 17.2 of chapter number 17. Okay, there is written breathing involves two stages. Okay, just wait. There is written breathing involves two stages, inspiration और expiration. ठीक है. ओके, इजी भाषा में अगर हम लोग समझ जाए तो ब्रीथिंग में दो स्टेज इन्वॉल्व है. पहला इंस्पिरेशन, दूसरा एक्सपीरेशन. इंस्पिरेशन सांस को अंदर लेने को इंस्पिरेशन बोलते हैं और सांस को बाहर छोड़ने को एक्सपीरेशन बोलते हैं. ठीक है, आगे देखते हैं. द मूवमेंट ऑफ एयर इनटू आउट द लंग्स इज कैरियड बाय क्रिएटिंग अ प्रेशर ऑफ ग्रेडियंट बिटवीन द लंग्स एंड द एटमॉस्फेयर. यहाँ पे लिखा हुआ है द मूवमेंट ऑफ एयर इनटू एंड आउट ऑफ द लंग्स इज कैरी आउट बाय क्रिएटिंग अ प्रेशर ग्रेडियंट बिटवीन द लंग्स एंड द एटमॉस्फेयर. मतलब कि जो मूवमेंट होता है लंग्स में, एयर अंदर आना बाहर जाना, वो एक प्रेशर ग्रेडियंट पे वर्क करता है जो लंग्स और एटमॉस्फेयर के बीच में कोऑर्डिनेट रहता है. ठीक है, कोऑर्डिनेट रहता है. आगे देखते हैं. इंस्पिरेशन कैन अकर इफ द प्रेशर विद इन द लंग्स Inspiration can occur if the pressure within the lungs intrapulmonary pressure is less than the atmospheric pressure, that is there is a negative pressure in the lungs respect to the. ठीक है, जस्ट वेट एक मिनट. यहाँ पे क्या है कि जैसे अगर हम लोग वो बॉयल्स लॉ के बारे में पढ़ते थे, जिसमें एक क्लोज कंटेनर की अगर वॉल्यूम को इंक्रीज कर दे तो उसके अंदर प्रेशर ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाता है. मतलब कि वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर. ठीक है, और इसके अगर हम लोग ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग में अगर बॉयल्स लॉ को फॉलो करके देखा जाए तो अगर हम थोरेसिक कैविटी को वॉल्यूम चेंज करते हैं तो लंग्स कैविटी या पल्मोनरी चैम्बर का वॉल्यूम अपने आप चेंज हो जाएगा, जैसा लास्ट क्लास में हम लोगों ने ये देखा था. ठीक है, और ये इंस्पिरेशन तभी होगा जब लंग्स में प्रेशर यानी इंट्रापल्मोनरी प्रेशर कम होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर से. ठीक है, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर से मतलब ये हम लोग को पता है कि एयर जो है हाई प्रेशर से लो प्रेशर में जाता है. ठीक है, तो अगर इंस्पिरेशन तभी होगा जब इंस्पिरेशन मतलब सांस अंदर लेना, तो हम सांस तभी अंदर ले पाएंगे जब हम लोगों के लंग्स में जो प्रेशर है, लंग प्रेशर है, वो कम है देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर से. तब हम लोग इंस्पिरेशन कर सकते हैं. मतलब कि देयर इज अ नेगेटिव प्रेशर. ठीक है, अंदर में कोई ना कोई नेगेटिव प्रेशर है इन द लंग्स विथ रिस्पेक्ट टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर. ठीक है, चलिए आगे देखते हैं. यहाँ पे लिखा हुआ है सिमिलरली एक्सप्रेशन टेक्स प्लेस व्हेन द इंट्रापल्मोनरी प्रेशर इज हायर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर. यानी कि मतलब कि क्या, जैसे इंस्पिरेशन हम लोग कर रहे हैं, लंग्स का प्रेशर कम है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से. ठीक, और ये हम लोग को पता होना चाहिए ना, और सबको ये नॉर्मल सी बात है, ये पता भी होगा कि एयर जो फ्लो होता है ना हाई प्रेशर से लो प्रेशर जोन में होता है. तो अगर आपको सांस अंदर लेना है तो लंग्स का प्रेशर को लो करना पड़ेगा, और अगर सांस बाहर छोड़ना है तो लंग्स के प्रेशर को हाई करना पड़ेगा, तब अंदर से सांस बाहर जा पाएगा. ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सप्रेशन टेक्स प्लस व्हेन द इंट्रापल्मोनरी प्रेशर इज हायर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर. मतलब कि क्या, हम लोग एक्सपीरेशन तभी कर सकते हैं जब हम लोग का लंग्स प्रेशर कम है लंग्स प्रेशर ज़्यादा है देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर से हम लोग का लंग्स में जो प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा है, तभी लंग्स से एयर बाहर एटमॉस्फेयर में जा सकता है. ठीक है, बाहर जा सकता.
और हम लोगों ने लास्ट क्लास में ये भी देखा था कि ह्यूमन का जो लंग्स होता है ना वो वैक्यूम प्रेशर लंग्स होता है, ठीक इसी के लिए वैक्यूम प्रेशर लंग्स इसी के लिए होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा इंस्पिरेशन तभी हो सकता है जब लंग्स प्रेशर इज लोअर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और एक्सपिरेशन टेक्स प्लेस व्हेन द इंट्रापल्मोनरी प्रेशर इज हायर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं। द डायफ्राम एंड स्पेशलाइज्ड मसल्स ऑफ एक्सटर्नल इंटरनल इंटरकोस्टल बिटवीन द रिब्स हेल्प इन जनरेशन ऑफ सच ग्रेडियंट्स, ठीक है। डायफ्राम क्या है, पहले डायफ्राम के बारे में देखते हैं। डायफ्राम क्या है, एक स्पेशल सेट ऑफ मसल होता है जो कि, ठीक है, डायफ्राम स्पेशलाइज ऑफ सेट ऑफ मसल होता है, ठीक है, और रिब्स के बीच में एक्सटर्नल और इंटरनल इंटरकोस्टल्स होता है जो कि हेल्प इन जनरेशन ऑफ सच ग्रेडियंट्स, ये सब ग्रेडियंट्स के जनरेशन में हेल्प करता है। रिब्स के बीच में एक्सटर्नल और इंटरनल इंटरकोस्टल होता है जो कि हेल्प करता है ग्रेडियंट ऑफ जनरेशन ऑफ सच ग्रेडियंट्स। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Inspiration is initiated by the concentration. Inspiration is initiated by the concentration of diaphragm, which increase the concentration of external intercostal muscle lifts of the ribs and the sternum, causing an increase in the volume of the thoracic chamber in the dorsoventral axis, ठीक है। इंस्पिरेशन जब इनिशिएट होता है ना, जब इंस्पिरेशन जब स्टार्ट होता है तो डायफ्राम क्या है ना कॉन्ट्रैक्ट करता है और डोम शेप्ड से वो फ्लैट हो जाता है, ठीक है। ऐसे हम लोग का जो डायफ्राम है वो ऑलवेज डोम शेप्ड में रहता है, जब बट इंस्पिरेशन स्टार्ट होता है ना तो डोम शेप्ड से वो फ्लैट हो जाता है। और ये डायफ्राम जो है थोरोइक चैम्बर के एंटेरियो पोस्टेरियर एक्सिस पे वॉल्यूम इंक्रीज कर देता है, ठीक है, और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट होता है और रिब्स को ऊपर करता है, ठीक है। डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होता है, डोम शेप्ड से फ्लैट में हो जाता है, और डायफ्राम जो है थोरोइक चैम्बर के एंटेरियो पोस्टेरियर एक्सिस पे वॉल्यूम इंक्रीज कर देता है, और जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट होता है वो रिब्स को ऊपर करता है, जिसके चलते थोरोइक चैम्बर के डोर्सल वेंट्रल एक्सिस पे वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, एक्सिस पे इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। मतलब कि क्या, डायफ्राम जो है वो डोम शेप्ड में रहता है, ठीक है, जब इंस्पिरेशन स्टार्ट होता है तो वो फ्लैट हो जाता है, और डायफ्राम का काम क्या है, वो थोरोइक चैम्बर के एंटेरियर पोस्टीरियर एक्सिस पे वॉल्यूम इंक्रीज कर देता है, और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होता है और रिब्स को ऊपर करता है, जिसके चलते थोरोइक चैम्बर के डोर्सल वेंट्रल एक्सिस पे वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं। ओवरऑल इंक्रीजेज इन द थोरोइक वॉल्यूम कॉजेज अ सिमिलर इंक्रीज इन पल्मोनरी वॉल्यूम, ठीक है। मतलब कि अगर ओवरऑल क्या हम लोग से निकलता है, अगर थोरोइक चैम्बर में अगर हम लोग वॉल्यूम इंक्रीज करते हैं तो उसी के साथ साथ हम लोग के पल्मोनरी वॉल्यूम में भी इंक्रीजमेंट देखने को मिलेगा, ठीक है, देखने को मिलेगा। आगे देखते हैं। एन इंक्रीज इन अ पल्मोनरी वॉल्यूम decrease in the intrapulmonary pressure to less than the atmospheric pressure, which forces the air outside to move into the lungs, that is inspiration, ठीक है। मतलब क्या कि जब पल्मोनरी वॉल्यूम इंक्रीज होता है तब डिक्रीजिंग पल्मोनरी प्रेशर, जब पल्मोनरी वॉल्यूम इंक्रीज होता है, पल्मोनरी में वॉल्यूम इंक्रीज होता है तब पल्मोनरी प्रेशर डिक्रीज होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से लेस होता है, और बाहर से अंदर की तरफ यानी कि बाहर से अंदर लंग्स में एयर आ जाता है, जिसको इंस्पिरेशन बोलते हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग पल्मोनरी वॉल्यूम में इंक्रीज करते हैं तो इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर लेस हो जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, जो कि एटमॉस्फेयर से एयर को लंग्स में लाने में बहुत ही अच्छा वर्क करता है, ठीक है। और आगे देखते हैं। आप पहले फिगर से समझ लेते हैं। ओके, ये देखिए, ये है डायफ्राम, इधर अपना रिब्स है, इधर वॉल्यूम ऑफ थोरेक्स इंक्रीज है, और यहाँ से एयर इंटरिंग करता है लंग्स में, ठीक है, और ये रिब्स केज है जो ऊपर जाता है, ठीक है, और ये डायफ्राम ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है तो ये फ्लैट शेप्ड का हो जाता है। ओके, चलिए आगे देखते हैं।
relaxation of the diaphragm, relaxation of the diaphragm and the intercostal muscle returns the diaphragm and sternum to their normal position and reduce the thoracic volume and thereby the pulmonary volume. ठीक है, मतलब कि क्या, ड्यूरिंग रिलैक्सेशन डायफ्राग्राम और इंटरकोस्टल मसल, ठीक है, रिलैक्सेशन के समय पे डायफ्राग्राम और स्टर्नम अपने नॉर्मल पोजीशन पे आ जाते हैं और थोरोइक वॉल्यूम को रिड्यूस कर देते हैं, और जब थोरोइक वॉल्यूम को रिड्यूस कर देते हैं तो वहाँ पे पल्मोनरी वॉल्यूम में थोरोइक वॉल्यूम, तो फिर वहाँ पे पल्मोनरी वॉल्यूम में इंक्रीज हो जाता है, और इसके चलते जो एयर का प्रेशर है लंग्स के अंदर वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा हो जाता है, तो एयर अंदर से बाहर की तरफ निकल जाता है, ठीक है, जिसको एक्सपीरेशन बोलते हैं, ठीक है, जिसको एक्सपीरेशन बोलते हैं, ठीक है. दिस इज लीड्स टू एन इंक्रीज इन द intrapulmonary pressure to slightly above the atmospheric pressure causing the expulsion of air from the lungs. ठीक है, तो क्या जब रिलैक्सेशन में होता है ना तो डायफ्राग्राम और स्टर्नम अपने नॉर्मल पोजीशन में आ जाते हैं और थोरोइक वॉल्यूम को कम कर देते हैं, और फिर पल्मोनरी वॉल्यूम को इंक्रीज होते हैं, जिसके चलते एयर का प्रेशर है जो लंग्स के अंदर वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा हो जाता है, तो एयर अंदर से बाहर की ओर निकल जाता है, जिसको एक्सपीरेशन बोलते हैं. हम लोगों ने स्टार्टिंग में देखा था इंस्पिरेशन किसको बोलते हैं और एक्सपीरेशन किसको बोलते हैं, ठीक है. आगे देखते हैं. वी हैव एबिलिटी टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ द इंस्पिरेशन एंड एक्सपीरेशन विद द हेल्प ऑफ एडिशनल मसल इन द एब्डोमेन. ठीक है, इसका मतलब क्या, हम लोग के पास जो है ना एक स्पेशल एबिलिटी है जो हम लोग इंस्पिरेशन और एक्सपीरेशन के स्ट्रेंथ को बढ़ा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एडिशनल मसल इन द एब्डोमेन. मतलब कि हम लोग जोर से सांस ले सकते हैं और जोर से सांस छोड़ भी सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एडिशनल मसल्स इन द एब्डोमिनल. जो भी एडिशनल मसल एब्डोमेन में होते हैं उसके चलते हम जोर से सांस ले भी सकते हैं और छोड़ भी सकते हैं, यानी कि स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर सकते हैं इंस्पिरेशन और एक्सपीरेशन के. ठीक है, आगे देखते हैं. ऑन एन एवरेज अ हेल्दी ह्यूमन ब्रीथ्स 12 to 16 टाइम्स पर मिनट. ठीक है, द वॉल्यूम ऑफ एयर इन्वॉल्व इन ब्रीथिंग मूवमेंट्स कैन बी एस्टिमेटेड बाय यूजिंग अ स्पायरोमीटर विच हेल्प्स इन द क्लिनिकल असेसमेंट ऑफ पल्मोनरी फंक्शन. मतलब कि क्या, एक हेल्थी ह्यूमन जो है उसका जो रेस्पिरेटरी का रेट होता है, सांस लेने का जो रेट है वो 12 से 16 टाइम्स होता है, मतलब 12 to 16 टाइम्स पर मिनट रहता है. मतलब एक हेल्थी ह्यूमन 12 से वुमेन या मैन हेल्थी ह्यूमन बीइंग 12 से 16 टाइम्स होता है उसका रेस्पिरेटरी रेट पर मिनट. ठीक है, और स्पायरोमीटर मशीन है जिसके हेल्प से हम लोग ये मेजर कर सकते हैं कि कितना एयर अंदर ले रहे हैं और कितना बाहर छोड़ रहे हैं, और ये लंग्स के फंक्शन को काउंट करने में काम आता है. ठीक है, बस इतना याद रखिए, वॉल्यूम ऑफ एयर इन्वॉल्व इन ब्रीथिंग कैन बी मेजर बाय स्पायरोमीटर. ठीक है, और ये क्वेश्चन में भी कम इन नीट एग्जाम्स या फिर 2021 में ही आ जाए कि स्पायरोमीटर का क्या काम है. तो स्पायरोमीटर का क्या काम है, वो काउंट करता है ब्रीथिंग के रेट को, वो काउंट करता है. ठीक है, लंग्स के फंक्शन को काउंट करने में काम आता है. ठीक है, और वॉल्यूम ऑफ एयर इन्वॉल्व रहता है ब्रीथिंग में, उसको हम लोग मेजर करते हैं स्पायरोमीटर से. ठीक है, चलिए आगे देखते हैं रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटी. अब हम लोगों को कुछ वॉल्यूम अच्छे से याद रखना है जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और हर साल नीट में यहाँ से एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन आ ही जाते हैं. तो प्लीज़ आप लोग एक अच्छा सा वेरी इंपॉर्टेंट करके एक नोट्स बना लीजिएगा, उसको एक्स्ट्रा हाईलाइटेड कर दीजिएगा. ठीक है, और ये वॉल्यूम जो है या वैल्यू जो है, ये सब के टाइडल वॉल्यूम जो वॉल्यूम के वैल्यू सब है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. और हाँ, आप फिगर एक बार ध्यान से फोकस कर लीजिएगा. फिगर इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर अंडरस्टैंडिंग एनीथिंग. ओके, तो फिर अभी हम लोग देखते हैं रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज. तो पहले हम लोग का टाइडल वॉल्यूम है, तो ठीक है, टाइडल वॉल्यूम है, तो टाइडल वॉल्यूम ऑफ एयर इज इंस्पायर्ड
वह मिली पर मिनट। ठीक है, टाइडल वॉल्यूम क्या है? टाइडल वॉल्यूम इसका मतलब ये समझ लीजिए कि बिना कोई एक्स्ट्रा मेहनत किए, मतलब कि बिना कोई एक्स्ट्रा मेहनत किए जो इंस्पिरेशन और एक्सपीरेशन होता है, मतलब कि जो हम लोग सांस लेते हैं छोड़ते हैं बिना कोई एक्स्ट्रा फोर्स के, उसको हम लोग टाइडल वॉल्यूम बोलते हैं। और टाइडल वॉल्यूम का जो वैल्यू होता है ना वो 500 मिलीलीटर होता है, 500 मिलीलीटर होता है। ठीक है, और अगर हम रेस्पिरेटरी रेट की बात करें तो एक हेल्थी ह्यूमन में 6000 मिलीलीटर से 8000 मिलीलीटर तक हमारे बॉडी में पर मिनट एयर जाती है। ठीक है, पर मिनट एयर जाती है। ओके, आगे देखते हैं। इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम IRV, एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर a person can inspire by forcible inspiration the average of 2500 मिलीलीटर टू 3000 मिलीलीटर। IRV मतलब क्या? इसको शॉर्ट फॉर्म में IRV बोल सकती है, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। सिंपल लैंग्वेज में बोला जाए तो ये IRV जो है एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर है। ठीक है, एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर है, मतलब कि जब कोई जोर से सांस लेता है, जब कोई पर्सन जोर से सांस लेता है, ठीक है, जोर से सांस लेता है मतलब हवा को अंदर भेजता है, सांस लेता है, तो उसको IRV बोलते हैं, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम बोलते हैं। और इसका जो वॉल्यूम होता है ना 2500 मिलीलीटर, यानी कि 2500 मिलीलीटर से 3000 मिलीलीटर होता है अगर हम लोग कोई फोर्स लगा के सांस ले रहे हैं तो। ठीक है, और इसमें टाइडल वॉल्यूम एड नहीं है, मतलब ये IRV का खुद का वैल्यू है 2500 मिलीलीटर से 3000 मिलीलीटर, और इसमें टाइडल वॉल्यूम एड नहीं है। ये IRV में अकेले 2.5 लीटर से 3 लीटर तक वॉल्यूम अंदर जाता है। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं एक्सपीरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ठीक है, तो एक्सपीरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एडिशनल वॉल्यूम, ये भी एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन एक्सपायर बाय अ फोर्सिबल एक्सपिरेशन। ठीक है, तो हम लोग ऊपर में देखे थे इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इंस्पिरेशन फोर्सफुली ले रहे हैं तो IRV बोल रहे हैं, और वही एक्सपीरेशन हम लोग फोर्सफुली कर रहे हैं, मतलब सांस अगर हम लोग जोर से या ज़बरदस्ती बाहर छोड़ रहे हैं तो उसको ERV बोल रहे हैं या एक्सपीरेटरी रिजर्व वॉल्यूम बोलते हैं। ये भी एक एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर है, ये तभी होता है जब हम जोर से सांस बाहर छोड़ते हैं। ठीक है, और इसका वैल्यू एवरेज 1000 मिलीलीटर से 1100 मिलीलीटर तक होता है, और ये नॉर्मल सांस जो होता है टाइडल वॉल्यूम को छोड़ के इसका भी वैल्यू है। ठीक है, आगे देखते हैं रेसिडुअल वॉल्यूम, रेसिडुअल वॉल्यूम। ठीक है, रेसिडुअल वॉल्यूम ऑफ एयर मेंटेनिंग रिमेनिंग इन द लंग्स आफ्टर अ फोर्सिबल एक्सरसाइज बाय एडिंग अ फ्यू रेस्पिरेटरी वॉल्यूम डिस्क्राइब्ड अबव वन कैन डिराइव अ डायग्नोसिस कैपेसिटी। ठीक है, देखिए यहाँ क्या ना, रेसिडुअल वॉल्यूम क्या बोलते हैं, ये वो वॉल्यूम है ना जो एयर में होता है। ठीक है, जो लंग्स में बचे रहता है, और इसको हम लोग कोई कुछ भी करके बाहर नहीं निकाल सकते हैं, ना फोर्स करके बाहर निकाल सकते हैं ना कुछ करके बाहर निकाल सकते। ये हम लोग के लंग्स में समझ के रहिए रिजर्व रखता है। क्यों रिजर्व रखता है? क्योंकि लंग्स कोलैप्स ना कर जाए, इसीलिए रेसिडुअल वॉल्यूम लंग्स में रिजर्व रहता है। ठीक है, और इसका वैल्यू जो है ना 1100 मिलीलीटर से 1200 मिलीलीटर होता है। ठीक है, और इस रेसिडुअल वैल्यू को आप स्पाइरोमीटर से मेजर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इस रेसिडुअल वैल्यू को आप स्पाइरोमीटर से मेजर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या है रेसिडुअल वैल्यू? ये वो वैल्यू है जो एयर में रहता है। ठीक है, जो एयर होता है एडिशनल एयर होता है जो लंग्स में ऑलवेज रिजर्व पर रहता है, और आप इसको किसी भी कीमत से या किसी भी प्रोसेस से बाहर नहीं निकाल सकते हैं। और ये रेसिडुअल वॉल्यूम का काम होता है कि वो लंग्स को कोलैप्स ना करे, मतलब लंग्स चिपके नहीं। ठीक है, कोलैप्स ना करे, और इसका वैल्यू 1100 मिलीलीटर से 1200 मिलीलीटर होता है। और मेन इंपॉर्टेंट बात, रेसिडुअल वॉल्यूम को आप स्पाइरोमीटर से मेजर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और हमने अभी जितने भी ऊपर में वॉल्यूम बताया उस वॉल्यूम का यूज करके आप लोग कैपेसिटेंस फाइंड कर सकते हैं। जैसे देखिए आगे देखते हैं,
आगे देखते हैं इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन इंस्पायर आफ्टर अ नॉर्मल एक्सपिरेशन, दिस इंक्लूड्स टाइडल वॉल्यूम एंड इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ब्रैकेट में दिया हुआ है टीबी प्लस आईआरवी, मतलब कि टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ठीक है, मतलब कि क्या, टाइडल वॉल्यूम प्लस मतलब टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर आफ्टर अ नॉर्मल एक्सपिरेशन। ठीक है, तो हम लोग जो एक मतलब नॉर्मल एक्सपिरेशन के बाद कैन इंस्पायर आफ्टर नॉर्मल एक्सपिरेशन के बाद जो वॉल्यूम हम लोग अंदर लेते हैं, ठीक है, उसको हम लोग इंस्पिरेटर कैपेसिटी बोल सकते हैं। उसका होता है टीबी प्लस आईआरवी। तो टाइडल वॉल्यूम का वैल्यू है 500 मिलीलीटर और आईआरवी का वैल्यू है 2500 से 3000 मिलीलीटर, यानी अप्रोक्स आईसी का जो वैल्यू है वो 3000 से 3500 मिलीलीटर तक होता है। अब आगे देखते हैं, आगे एक्सपिरेटरी कैपेसिटी है, एक्सपिरेटरी कैपेसिटी है। ठीक है, एक्सपिरेटरी कैपेसिटी टोटल वॉल्यूम ऑफ अ एयर पर्सन कैन एक्सपायर ए नॉर्मल इंस्पिरेशन, दिस इंक्लूड टाइडल वॉल्यूम। ठीक है, तो जैसे आईसी में हम लोग इंस्पिरेटरी कैपेसिटी देखे थे जिसमें टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम था, और वही एक्सपिरेटरी कैपेसिटी देख रहे हैं जिसमें हम लोग का टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सक्रीटरी रिजर्व प्रोडक्ट है। मतलब कि एक नॉर्मल इंस्पिरेशन के बाद जो है दिस इंक्लूड टाइडल वॉल्यूम एंड एक्सपिरेटरी रेस्ट वॉल्यूम। ठीक है, तो आप लोग यहाँ से खुद से भी कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं कि टाइडल वॉल्यूम में कितना हम लोग का टाइडल का वैल्यू कितना था, टाइडल वॉल्यूम का वैल्यू कितना था, और एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम का वैल्यू कितना था। तो मतलब कि जो ईसी है उसका टोटल जो वैल्यू है वो आपका 1500 मिलीलीटर से 1600 मिलीलीटर तक होता है। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, एक जस्ट वेट मिनट, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी वॉल्यूम ऑफ एयर डेट विल रिमेन इन द लंग्स आफ्टर अ नॉर्मल इंस्पिरेशन, दिस इंक्लूड ईआरबी प्लस आरबी। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, जो फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी होता है इसका मतलब ये वो वॉल्यूम होता है जो नॉर्मल एक्सपिरेशन के बाद लंग्स में बच जाता है, और इसका वैल्यू हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, ईआरबी मतलब एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम से प्लस रेसिडुअल वॉल्यूम से का यूज करके हम लोग EFRC निकाल सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब है वाइटल कैपेसिटी, ये सब का जो वैल्यू है ना आप खुद से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, प्रीवियस डाटा देखिए कि टाइडल वॉल्यूम का कितना था, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम डाटा था, दोनों का ऐड करके आप एवरेज निकाल सकते हैं, और निकाल के रहिएगा क्योंकि एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। आप इसको सीरियसली लेके चलिए, जो वैल्यू है सीरियसली इसको लेके चलिए। आगे देखते हैं वाइटल कैपेसिटी, द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन breathe in after a forced expiration, this include ERB, TB and IRB, or the maximum volume of air person can breathe out after a forced inspiration। मतलब वाइटल कैपेसिटी मतलब क्या, ये वो एयर का वॉल्यूम है जो नॉर्मल पर्सन जोर से सांस अंदर लेके जोर से बाहर छोड़ता है, मतलब जोर से सांस अंदर लिए और जोर से बाहर छोड़े। और वाइटल कैपेसिटी का वॉल्यूम हम लोग एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम से हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग याद से निकाल लीजिएगा। ठीक है, खुद से भी निकाल सकते हैं प्लीज़, क्योंकि ये एग्जाम में ऑलवेज हर पर ईयर 1-2 क्वेश्चन इस वॉल्यूम वैल्यू से आ ही जाता है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, टोटल लंग्स कैपेसिटी देखते हैं। टोटल लंग कैपेसिटी, द वॉल्यूम ऑफ एयर accommodated in the lungs at the end of a forced inspiration, this include RB, ERB, TB and IRB और vital capacity plus residual volume। ठीक है, तो आप टोटल लंग कैपेसिटी जो लंग्स में फोर्स्ड इंस्पिरेशन मतलब जोर से हम लोग सांस लिए, ठीक है, जोर से सांस लिए उसके बाद जो टोटल लंग कैपेसिटी हुआ उसका वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, रेसिडुअल वॉल्यूम ऐड कर दीजिए इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम में और टाइडल वॉल्यूम तीनों को एक साथ ऐड कर दीजिए, और IRV को इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, या फिर आप वाइटल कैपेसिटी और रेसिडुअल वॉल्यूम ये दोनों को ऐड कर दीजिए तो आपका TLC निकल जाएगा। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं 17.3 विच इज द एक्सचेंज ऑफ गैसेज। ओके, ठीक है, एक्सचेंज ऑफ गैसेज देखते हैं। एक्सचेंज ऑफ गैसेज
just wait. Alveoli are the primary sites of exchange of gases. Exchange of gases occur between blood and tissue are exchanged in the site by simple diffusion, constriction, gradient increase in rate of diffusion. ठीक है, रेट ऑफ डिफ्यूजन जैसे हम लोग ने ह्यूमन ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस के फर्स्ट पार्ट वीडियो में देखा था, और उस टाइम में हम मेंशन भी किए थे कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस एक्सचेंज पार्ट है वो कहाँ है, तो एल्ब्यूली है। एल्ब्यूली में होता है एक्सचेंज पार्ट, ठीक है। एल्ब्यूली आर द प्राइमरी साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ एल्ब्यूली आर द प्राइमरी साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस। और ब्लड और टिश्यू के बीच में भी हम लोगों को एक्सचेंज ऑफ गैसेस देखने को मिलता है। मतलब गैसेज एक्सचेंज एल्ब्यूली से ब्लड में होता है, और फिर ब्लड से टिश्यू में होता है, और फिर टिश्यू से कार्बन डाइऑक्साइड वेस्टेज निकलता है, और फिर वो टिश्यू से ब्लड में आता है कार्बन डाइऑक्साइड, और ब्लड के थ्रू वो एल्ब्यूली में जाता है, फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर एटमॉस्फेयर में चल जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रेशर कंट्रीब्यूट बाय एन इंडिविजुअल गैस इन अ मिक्सचर ऑफ अ गैसेस इज कॉल्ड पार्शियल प्रेशर एंड रिप्रेजेंट एज अ PO2 फॉर ऑक्सीजन एंड PCO2 फॉर कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अच्छा, हम लोगों को यहाँ पे एक एक्स्ट्रा बात याद करने का ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे बात अब एक्सचेंज ऑफ गैसेस की हो रही है। तो डिफ्यूजन किसको बोलते हैं? जब मूवमेंट ऑफ आयन पार्टिकल्स फ्रॉम हाई कंसनट्रेट से लोअर कंसनट्रेट की तरफ होता है ना, तो डिफ्यूजन होता है। मतलब आयन के पार्टिकल जो है वो हाई कंसनट्रेट से लोअर कंसनट्रेट में जाते हैं, तो डिफ्यूजन होता है। जैसे कि हम लोगों ने देखा था, इंस्पिरेशन तभी होता है जब एयर और लंग्स, एयर का जो प्रेशर है वो ज़्यादा रहता है और लंग्स का कम रहता है, तभी जाके वो एयर हम लोग लंग्स में ले लेते हैं, ठीक है। मतलब हाई से लो, तो यहाँ पे डिफ्यूजन भी वही सेम है। आयंस पार्टिकल वही मूवमेंट करेगा, हाई से लो में मूवमेंट करता है, ठीक है। और एक इम्पोर्टेंट बात, जैसे एक गैस का डिफ्यूजन दूसरे गैस के डिफ्यूजन को इफेक्ट कभी नहीं करता है। एक जैसे मान लीजिए ऑक्सीजन का डिफ्यूजन हो रहा है और एक जगह कार्बन डाइऑक्साइड का डिफ्यूजन हो रहा है, तो वो दोनों किसी को भी इफेक्ट नहीं करेगा, ठीक है, किसी को भी इफेक्ट नहीं करेगा। और सिंपल वर्ड्स में बोला जाए तो O2 एंड CO2 जो एल्ब्यूली से ब्लड और फिर ब्लड से टिश्यू में गैस एक्सचेंज हो रहा है, ये पूरा प्रोसेस सिंपल डिफ्यूजन है, ठीक है। ये जो पूरा प्रोसेस है ये सिंपल डिफ्यूजन है, ठीक है। ये पूरा प्रोसेस सिंपल डिफ्यूजन है, जो मेनली बेस्ड ऑन प्रेजेंस कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पे होता है, ठीक है, होता है, ठीक है। तो अभी तक हम क्या देखा? एल्ब्यूली आर द प्राइमरी साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एक्सचेंज ऑफ गैसेस ऑल्सो अकर्स बिटवीन ब्लड टिश्यू और टू, और ये सिंपल डिफ्यूजन है, ठीक है, सिंपल डिफ्यूजन है। और ये जो डिफ्यूजन मेनली बेस्ड ऑन अ प्रेशर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट रहता है, सोल्युबिलिटी ऑफ अ गैसेस एज वेल एज अ थिकनेस ऑफ द मेम्ब्रेन इन्वॉल्व इन डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन में भी इन्वॉल्व रहता है, और ऑल्सो सम इम्पोर्टेंट फैक्टर्स कैन इफेक्ट द रेट ऑफ डिफ्यूजन। और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स भी है जो कि रेट ऑफ डिफ्यूजन को चेंज करते हैं। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन को चेंज करने का मतलब, रेट ऑफ डिफ्यूजन को चेंज कौन कौन कर सकता है, कौन कौन इफेक्ट है जो रेट ऑफ डिफ्यूजन को चेंज कर सकता है? पहला क्या? कंसंट्रेशन ऑफ ग्रेडियंट, दूसरा सोल्युबिलिटी ऑफ गैसेस, ठीक है। और जो मेंबर है इन्वॉल्व है डिफ्यूजन में, जो थिकनेस वाला मेम्ब्रेन इन्वॉल्व है डिफ्यूजन में, ये तीनों फैक्टर डिफ्यूजन के रेट को इफेक्ट करते हैं। मतलब कंसंट्रेशन ऑफ ग्रेडियंट, सोल्युबिलिटी ऑफ गैसेस एंड थिकनेस ऑफ द मेम्ब्रेन इन्वॉल्व इन द डिफ्यूजन, वो डिफ्यूजन के रेट को इफेक्ट करते हैं, ठीक है, डिफ्यूजन को रेट को इफेक्ट करते हैं, ठीक है। आगे देखते हो, प्रेशर कंट्रीब्यूट बाय एन इंडिविजुअल गैस इन अ मिक्सचर ऑफ गैसेज इज कॉल्ड पार्शियल प्रेशर एंड इज रिप्रेजेंट एज अ PO2 फॉर ऑक्सीजन एंड PCO2 फॉर कार्बन डाइऑक्साइड। तो सिंपल भाषा में हम समझाते हैं पार्शियल प्रेशर किसको बोलते हैं। तो एक मान लीजिए किसी गैस का मिक्सचर है, ठीक है, और गैस मिक्सचर ही होता है, ठीक है, जिसमें बहुत सारे गैस होते हैं एक साथ, ठीक है। और उस मिक्सचर में जो ईच गैस है ना, सबका एक प्रेशर होगा जिसको पार्शियल प्रेशर कहते हैं। जैसे अगर हम यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है PO2, ठीक है, PO2 इसका मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, और फिर नेक्स्ट में लिखा हुआ है PCO2 यानी पार्शियल प्रेशर फॉर कार्बन डाइऑक्साइड,
ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड। पार्शियल प्रेशर ऑफ दिस टू गैसेज इन एटमॉस्फेरिक एयर एंड टू साइड ऑफ डिफ्यूजन आर गिवन बिलो। ठीक है, तो यहाँ पे जो बिलो में जो डायग्राम डाटा दिया हुआ है, ये जो डाटा दिया हुआ है, ये डाटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान से इसको याद कर लीजिएगा। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट डाटा एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, एग्जाम में आ सकता है, आप लोग खुद से देख लीजिएगा। और ये जो डायग्राम है इसको भी आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। इंस्पायर्ड एयर, एक्सपेक्टेड एयर, एल्वियोलीज है और पल्मोनरी वेन है। ठीक है, ठीक है, आगे देखते हैं। एज अ ग्रेडियंट ऑफ, जस्ट वेट, एज अ ग्रेडियंट प्रेजेंट फॉर CO2। यार हाईलाइट नहीं हो रहा है, जस्ट वेट, हाईलाइट क्यों नहीं हो रहा है, देखते हैं। नहीं हो रहा है, हाईलाइट नहीं हो रहा है, जस्ट वेट। ओके, देखते हैं। ए ग्रेडियंट इज प्रेजेंट फॉर CO2 इन द अपोजिट डायरेक्शन फ्रॉम टिश्यू टू ब्लड एंड ब्लड टू एल्वियोली एज सोल्यूट ऑफ CO2। ठीक है, यहाँ तक देखते हैं, एल्वियोली तक। ठीक है, ठीक है, देखिए ग्रेडियंट प्रेजेंट रहता है CO2 में अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, फ्रॉम टिश्यू टू ब्लड एंड ब्लड टू एल्वियोली। ठीक है, और ऊपर जो टेबल दिया है उसमें साफ साफ ये बता दिया गया है कि ठीक है, कि जो कंसंट्रेट ग्रेडियंट फॉर ऑक्सीजन फ्रॉम एल्वियोली टू ब्लड एंड ब्लड टू एल्वियोली और CO2 का अपोजिट है, जस्ट इसका ही मतलब कि CO2 का क्या, जैसे ऑक्सीजन ब्लड एल्वियोली से ब्लड में जाता है, फिर ब्लड के थ्रू वो टिश्यू में जाता है, और ठीक जब वो टिश्यू में जो कैटाबॉलिक रिएक्शन हो जाता है, फिर वो एनर्जी अपना ले मतलब एनर्जी के फॉर्म में तोड़ देता है। फिर CO2 जो वेस्टेज निकलता है वो फिर टिश्यू से ब्लड में जाता है, फिर ब्लड से एल्वियोली में होते हुए एटमॉस्फेरिक में चल जाता है। और जो CO2 का सोल्युबिलिटी है ना, ऑलवेज 20 to 25 टाइम्स हायर रहता है देन डेट ऑफ O2। ठीक है, देन डेट ऑफ O2 as the solubility of the CO2 amount of CO2 is higher than the amount CO2। ठीक है, हाँ ठीक है, इसी कारण से जो है ना, जो मतलब जो 20 से 25 टाइम्स हायर है कार्बन डाइऑक्साइड का सोल्युबिलिटी देन डेट ऑफ O2, तो यही मेन रीज़न है। ठीक है, अमाउंट ऑफ CO2 that can diffuse through the diffusion membrane per unit difference is partial pressure in much higher compared to that of a CO2। ठीक है, CO2। ठीक है, आगे देखिए, diffusion membrane is made up of 3 layer alveoli epithelium basement of the basement substance composed thin basement membrane supporting the substance epithelium alveoli the endothelial capillary बेसमेंट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, हम पूरा यहाँ तक देख लेते हैं एक बार। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या ना, डिफ्यूजन का जो मेम्ब्रेन है ना, वो 3 लेयर से बना होता है। पहला थिन स्क्वैमस इपिथेलियम ऑफ एल्वियोली होता है, दूसरा इंडोथेलियम ऑफ एल्वियोलरी कैपिलरीज का होता है, और तीसरा हम लोग का बेसमेंट सब्सटेंस होता है। ठीक है, तो बेसमेंट सब्सटेंस थिन बेसमेंट मेम्ब्रेन से बना होता है, याद रखिएगा, बेसमेंट सब्सटेंस थिन बेसमेंट मेम्ब्रेन से बना होता है। ठीक है, और बेसमेंट सब्सटेंस जो है वो स्क्वैमस इपिथेलियम को सपोर्ट करता है। ठीक है, और बेसमेंट मेम्ब्रेन सिंगल लेयर इंडोथेलियल सेल्स ऑफ कैपिलरीज ऑफ सराउंडिंग रहता है। मतलब कि जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है वो इंडोलेथियल सेल्स ऑफ कैपिलरीज के चारों तरफ सराउंडिंग रहता है, और ये उनके बीच में होता है। ठीक है, और टोटल इसका जो थिकनेस है ना, मच लेस देन मिलीलीटर, मतलब कि इसका जो थिकनेस है मिलीलीटर से भी कम होता है। ठीक है, और ये जितने भी फैक्टर है हमारे बॉडी में, वो हमारे बॉडी के लिए बहुत ही हेल्पफुल है, क्योंकि डिफ्यूजन के लिए O2 एल्वियोली से क्योंकि डिफ्यूजन के लिए O2 एल्वियोली से टिश्यू में जाए या फिर कार्बन डाइऑक्साइड टिश्यू से एल्वियोली में जाए, ये हमारे लिए फेवरेबल है, जितने भी है वो फैक्टर है। ठीक है, तो आज हम लोगों ने देखा क्या, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग, इंस्पिरेशन किसको बोलते हैं, एक्सपिरेशन किसको बोलते हैं, फिगर याद रखिएगा। ठीक है,
इंपॉर्टेंट पॉइंट सब मैं बता रहा हूँ, फिगर याद रखिएगा, ठीक है। इंस्पिरेशन सांस अंदर लेना, एक्सप्रेशन सांस बाहर छोड़ना, ठीक है। और रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटी, इन दोनों का वैल्यू आप चार्ट बना लीजिएगा, चाहे दिमाग में बैठा लीजिए। टाइडल वॉल्यूम का कितना वैल्यू होता है, आईआरबी का कितना वैल्यू होता है, या ईआरबी का कितना वैल्यू होता है, या फिर उनके जो कैपेसिटेंस होते हैं रेसिडुअल वॉल्यूम का कितना होता है वैल्यू, या फिर फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी का कितना वैल्यू होता है, ये आप याद रख लीजिए। इसमें हर ईयर 1 या 2 क्वेश्चन आते ही रहते हैं, ठीक है। फिर फर्दर हमने एक्सचेंज ऑफ गैसेस देखा कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस एल्ब्यूली में होता है, फिर एल्ब्यूली में जो मतलब ये जो भी डिफ्यूजन होता है गैसेस का वो एक सिंपल डिफ्यूजन है। फिर एल्ब्यूली से जो O2 है वो ब्लड के थ्रू टिश्यू में जाता है, फिर टिश्यू उसको यूटिलाइज करता है वाटर एनर्जी को ये करके, फिर CO2 वेस्टेज निकालता है, फिर वही टिश्यू CO2 को ब्लड के थ्रू एल्ब्यूली में भेजता है, और एल्ब्यूली फिर वापस CO2 जो वेस्टेज है उसको एटमॉस्फेयर में रिलीज कर देता है, ठीक है। यहाँ पे पार्शियल प्रेशर का डाटा जो दिया हुआ है ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये पार्शियल प्रेशर का डाटा आप लोग हमेशा याद रखिएगा, दिमाग में बैठा लीजिए। ये फिगर जो यहाँ पे दिया हुआ है, ये फिगर को एक बार ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है। फिगर को ध्यान से देख लीजिएगा। और हाँ, डिफ्यूजन मेम्ब्रेन कितने लेयर से बना होता है, कौन कौन से लेयर होते हैं, ये देख लीजिएगा, ठीक है। और डिफ्यूजन को जो कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं, जैसे हम लोगों ने ऊपर में देखा था कि डिफ्यूजन को इफेक्ट करने वाले फैक्टर जो है कंसंट्रेशन ऑफ ग्रेडियंट है, सोल्यूबिलिटी ऑफ द गैसेस है, ठीक है, और थिकनेस है मेम्ब्रेन का जो कि डिफ्यूजन में इंक्लूड रहता है, ठीक है, देख लीजिएगा। और वैल्यू सब जो मैंने बताया था वो भी देख लीजिएगा, ये चार्ट और फिगर जो यहाँ पे बगल में दिए हुए डायग्राम ऑफ फर्स्ट सेक्शन, फिगर 17.4 को एक बार ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है। और बाकी ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, रेगुलेशन एंड रेस्पिरेशन, फिर डिसऑर्डर ऑफ रेस्पिरेशन, ये कल लास्ट क्लास में हम लोग इसको पूरा इंडप कर देते हैं, ठीक है। तो आज हम लोगों ने मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग देख लिया। रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ये वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोग याद रखिएगा, वैल्यू याद कर लीजिएगा एकदम याद से, ठीक है। रेसिडुअल वॉल्यूम ये सब देख लीजिएगा। ओके बाय, थैंक यू।